हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत चैप्टर पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के विषय में जानते हैं। तो आपको ये पता है कि हमें जो है यानी कि व्यक्तियों को जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसमें से हमारा जो पहला मौलिक अधिकार था कौन सा? समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। ठीक, ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 से 18। ठीक, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में समानता की मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 14 की बात करें, किसकी? आर्टिकल 14 की। ठीक, तो इसमें जो है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है। वही बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के लिए मना किया गया है। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो है हम अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो बात करने जा रहे हैं अब बात करेंगे आर्टिकल 16 की। किसकी? आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 जो है वह क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या कह रहा है कि जितने भी सरकारी नौकरी हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी नौकरी के पद है उन पदों में जो है सभी व्यक्तियों को जो है समान अवसर जो है वह दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जो है अवसर को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या कह रहा है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक, आगे बढ़े कि और जो है आगे का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। जैसे आपने देखा ना, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब आखिर और किस तरह से जो है सभी व्यक्तियों को समान जो है वह बनाया गया है। तो आगे बात करेंगे आर्टिकल 17 की। किसकी? आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17। और ये जो है अब तक का जो है सबसे पसंदीदा प्रश्न है कि अनुच्छेद 17 में कौन सी व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 जो है अब तक जो है कम से कम 50 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17 जो है वह किसी भी प्रकार की छुआछूत को जो है समाप्त करता है, मना करता है, और ना सिर्फ समाप्त करता है बल्कि ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर छुआछूत करता है तो वह जो है दंड की पात्र बनेगा। यानी कि ये जो आर्टिकल है ये दंडनीय आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? इसे दंडनीय बनाया गया है। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 17? अस्पृश्यता। क्या? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। मैं ब्रैकेट में जो है छुआछूत भी लिख दे रही हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करता है। क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 17 जो है याद रखिएगा, ये अनुच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 17 के बाद आता है अनुच्छेद 18। कौन सा? आर्टिकल 18। ठीक, आर्टिकल 18 जो है वह क्या करता है? तो आर्टिकल 18 जो है सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त करता है। देखिए, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है व्यक्तियों को जो है कुछ विशेष प्रकार की जो है उपाधियां प्रदान की गई थी, और ये उपाधियां जो है वह क्या करता था? तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो है वह भेदभाव करता था। जैसे किसी को दे दिया गया राय, किसी को राय बहादुर, केसरे हिंद, इस तरीके की कुछ उपाधियां जो थी ये लोग जो है लेते थे, या जिस भी व्यक्ति को जो है ये उपाधियां प्राप्त होती थी वो क्या है कि आम जनता से जो है कुछ विशेष दिखता था। तो इसलिए जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो ये कहा गया कि अभी तक जो है जो भी उपाधियां दी गई हैं उन सभी उपाधियों को समाप्त किया जाता है। अब भारत में जो है जो विशेष प्रकार की उपाधियां हैं वो नहीं दी जाएंगी। तो अनुच्छेद 18 जो है वह क्या कहता है? उपाधियों का अंत
क्या करता है, उपाधियों का अंत। तो यहां से अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इन पांचों अनुच्छेदों में जो है व्यक्ति को जो है यह कोशिश किया गया है कि सभी व्यक्ति, भारत में रह रहे सभी व्यक्ति जो है वह समान है। जितने भी भारत में व्यक्ति हैं वो सभी जो है वह समान हो सके, किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव न किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मौलिक अधिकार का चैप्टर जो इस समय चल रहा है, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनता है। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जिस एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न न बने। ठीक, तो ये क्या रहा, ये रहा समानता का अधिकार। अब आगे बढ़ेंगी और बात करेंगे हमारे दूसरी मौलिक अधिकार, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक, अब बात करेंगे सबसे पहले कि जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, कौन सा, जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो प्रश्न ये बनता है कि इस स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है वह कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब हम लोग एक एक आर्टिकल देखेंगे कि आखिर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 जो है वह क्या कहता है। ठीक, तो बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 19 की, यानी कि अनुच्छेद 19 की, कि अनुच्छेद 19 जो है वह क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की, ध्यान रखिएगा, 6 प्रकार की। ठीक, 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता जो है वह दी गई है अनुच्छेद 19 में। अब बात करें कौन कौन सी, तो नंबर 1 जो है उन 6 प्रकारों में जो हमारा पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि सभी व्यक्ति को जो है बोलने और अपनी जो बात है, अपने मन की जो बात है उसे जो है अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है। और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और है, इसी पॉइंट को लेकर के एक प्रश्न बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, कौन सी, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो क्या है कि इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो है आएगा। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति के मन में जो है कोई विचार आएगा तो वो कितने लोगों को जो है जाकर के अपने मन का विचार बताएगा। तो इससे ये है कि लिखित रूप में क्या है कि वह प्रेस के सामने गया, अपनी बातें जो है वह न्यूज़पेपर में छपवा दिया और न्यूज़पेपर में छपवा करके अपने मन की बातें जो है, जो भी वो कहना चाहता है वो क्या कहता है कि अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या है कि वह पूरे देश में फैला सकता है। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो क्या है कि अनुच्छेद 19(1) की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता की कि अनुच्छेद 19 का जो है जो दूसरा प्रकार का स्वतंत्रता है वह क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 का 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण तरीके से बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसे किसी भी प्रकार का जो है सम्मेलन करना है तो वह शांतिपूर्ण तरीके से और बिना अस्त्र शस्त्र के जो है सम्मेलन कर सकता है। ऐसा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। क्या कह रहा है, शांतिपूर्ण एवं
शांतिपूर्ण एवं बिना अस्त्र शस्त्र के, 1 मिनट, इसको बिना ना लिख करके निरायुध लिखिए। क्या लिखेंगे? शांतिपूर्ण एवं निरायुध युद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 19 का 2? अनुच्छेद 19 का 2 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना अस्त्र शस्त्र के और शांतिपूर्ण तरीके से जो है सम्मेलन कर सकता है। हम भारत में जो है व्यक्तियों को सम्मेलन करने से जो है स्वतंत्रता दी गई है। ठीक। वहीं इसके आगे जो है एक पॉइंट और कहा जाता है, क्या कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है जो सम्मेलन कर रहा है, लोगों को बुला रहा है, इकट्ठा कर रहा है, अब सम्मेलन तो कर रहा है, अब उसे लगा कि हम जो है कोई संगठन बना ले और संगठन बना करके जो है वह कार्य करे। तो क्या है कि आगे का पॉइंट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो क्या है? संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। क्या? संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अब क्या है, इतना ही नहीं, और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, क्या है कि वह भारत की जो है संपूर्ण क्षेत्र में जो है बिना किसी भी वीज़ा के या किसी भी भेदभाव के जो है वह भ्रमण कर सकता है, पर्यटन कर सकता है। आप जो है किसी भी जगह के निवासी हो, यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात को हो, कहीं के भी हो, ठीक, आपकी पॉकेट में सिर्फ पैसा होना चाहिए और आप जो हैं बिना किसी भेदभाव के भारत की संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, भारत जो संघ है उसके संपूर्ण संघ में जो है आप भ्रमण कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? बात करें आर्टिकल 4 की, कि आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण यानी कि पर्यटन, ठीक है, तो संचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता। ऐसा जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, और कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग कह रहा है? तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 कह रहा है। ठीक, अब इतना ही नहीं, क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वह उत्तर प्रदेश से गुजरात चला गया घूमने के लिए, और वह जब गुजरात गया तो उसे अच्छा लगा कि अरे यार यहाँ तो अच्छा है, हमारी यूपी से जो है यह विकसित राज्य है, ऐसा करो कि यहीं बस जाते हैं, जाने दो, यूपी नहीं जाएंगे, अब क्या है गुजरात में रहेंगे। तो क्या कह रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे जो है जो व्यक्ति हैं वो जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो है निवास कर सकते हैं, ऐसी जो है स्वतंत्रता दी गई है। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है निवास करने की स्वतंत्रता। क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता। क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता। तो ऐसा जो है अनुच्छेद 19 कह रहा है, और इतने में ही शांत नहीं हो रहा है, इसके आगे भी कह रहा है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वह घूमने गया, और जब घूमने गया तो वह जो है प्लेस अच्छा लगा, और जब अच्छा लगा तो वो वहीं रहना चाहता है, तो ठीक है भाई घर बनवा लो, रहो। अब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है घर बनवा लेगा, रहेगा, तो उसे भाई भोजन के लिए भी तो चाहिए। मान लीजिए वह कहीं से जो है किसी अन्य जगह से कमा करके ले आया है, तो कमा के जब एक जगह ले आया तो वो कितने दिन तक खाएगा? तो वहाँ पर जो है जहाँ वह रह रहा है उसे जो है व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, रोजगार करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी तो वह काम कर पाएगा। तो क्या कहता है आगे का पॉइंट नंबर 6 है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या है, भारत के किसी भी क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में रोजगार या कहें या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक, भारत की राज्य क्षेत्र में जो है कोई भी व्यक्ति जो है वह कहीं भी व्यवसाय कर सकता है। कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का है, अगर वह चाहे तो वह तमिलनाडु में जाकर के व्यवसाय कर सकता है। इसकी जो है छूट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है, अब वह अरुणाचल प्रदेश से अगर गुजरात में व्यवसाय करना चाहता है तो वह आराम से जाए, व्यवसाय करे, पॉकेट में पैसा रखे, जो भी काम धंधा करना है जाए काम धंधा करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस पर जो है किसी भी प्रकार का रोक जो है वह नहीं है, इसका जो है छूट दिया गया है। तो ये क्या है? ये है स्वतंत्रता की अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 19 का जो है अधिकार। अब अनुच्छेद 19 के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है अनुच्छेद 20। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार अनुच्छेद 20 जो है हम व्यक्तियों को जो है हमारे संविधान के द्वारा जो है किस प्रकार के अधिकार को दिया गया है। तो अब बात करेंगे अनुच्छेद 20। ठीक, अब बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। किसकी? आर्टिकल 20 की। ठीक, तो बात करें कि आर्टिकल 20 जो है वह क्या कहता है। तो आर्टिकल 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कह रहा है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब आपका प्रश्न उठेगा कि मैडम ये क्या है, इतना जो है कठिन शब्द जो है हिंदी, इसका मतलब क्या है? तो आप परेशान मत होइए, समझाने के लिए मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी कि इसका मतलब जो है वह क्या है। तो मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसने जो है कोई अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, और यह क्राइम जो है साबित हो चुका है कि यह क्राइम जो है उसी ने किया है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इतना अच्छा है कि वह अपराधी जिसने क्राइम किया है, जिसने अपराध किया है, उसको भी संरक्षण प्रदान करता है। कैसे संरक्षण प्रदान करता है? तो आगे के पॉइंट में आप देखेंगे कि एक अपराधी को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह से संरक्षण प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 तरह से जो है एक अपराधी को जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें, मैंने बताया ना 3 तरह से संरक्षण प्रदान करता है। तो 3 तरह में जो है ये पहला संरक्षण है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपराधी को संरक्षण प्रदान करता है। तो क्या कह रहा है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। क्या कह रहा है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। क्या? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अब इसका मतलब क्या है तो समझिए। देखिए, कोई भी अपराध, कहा जा रहा है कि कोई ऐसा कार्य जो किया गया है और उसके बाद में जो है जो कानून बनाया जाता है, तो उस बाद में बनाए गए कानून से जो है व्यक्ति को रक्षा प्रदान करेगा। आप समझिए क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है? चोरी किया है। क्या किया है? चोरी किया है। और चोरी कब किया है? तो चोरी किया है यह 1 जनवरी 2023 को। ये व्यक्ति जिसने चोरी किया है 1 जनवरी 2023 को चोरी किया है, और इस समय इस चोरी की सजा जो है वह कितना है? 4 मंथ है। कितना है? 4 मंथ है। ठीक, लेकिन क्या है कि अभी आपको पता है कि हमारी जो कोर्ट का सिस्टम है तो तुरंत तो जजमेंट आ नहीं जाता है, सालों साल जो है वो केस चलता है। लेकिन क्या है कि चोरी किया 1 जनवरी 2023 को और अभी जो है जजमेंट आया नहीं है, मैटर जो है वह कोर्ट में चल रहा है। ठीक, लेकिन वही जो है कुछ समय बाद में जो है इस चोरी की जो सजा है, ठीक, कब? 1 जुलाई 2023 आ जाता है। कब आ जाता है? 1 जुलाई 2023। और इस चोरी की सजा जो है वह 4 महीने से बढ़ा करके जो है
4 वर्ष कर दिया जाता है। कितना? 4 वर्ष कर दिया गया है। अब जो है जजमेंट जो है आया नहीं है, और मैटर जो है वह कब आ गया है? मान लीजिए अगस्त 2023 में जो है जजमेंट आ रहा है। कब आ रहा है? अगस्त 2023 में। ठीक, तो क्या अगस्त 2023 में जो है उसको ये वाली सजा मिलेगी 4 वर्ष का, कि उसको जो है ये 4 मंथ यानी कि 4 महीने की जो सजा है वो मिलेगी? तो ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो है 1 जनवरी जो 2023 को चोरी किया है, न कि 1 जुलाई 2023 को, तो उसे जो है 4 महीने की सजा मिलेगी। अगस्त में जो है जजमेंट आ रहा है, और उस जजमेंट में जो है उस समय जिस समय अपराधी ने अपराध किया था, अपराध करते समय जो है उस अपराध के लिए जो सजा प्रावधान किया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपराधी को सजा दिया जाएगा। अब क्लियर हुआ? ठीक, तो इस तरह से जो है एक अपराधी को भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह संरक्षण प्रदान कर रहा है, और कह रहा है कि बाद में बने गए कानूनों से जो है एक अपराधी को जो है वह संरक्षण प्रदान होगा। बाद में बने गए कानून के द्वारा जो है किसी अपराधी को जो है दंड नहीं दिया जाएगा। वह अपराधी जिस समय जो अपराध किया है और उस समय जो है जो दंड का प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है वही दंड उसे दिया जाएगा, न कि बाद में बने कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा। अब क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब आइए बात करेंगे कि पॉइंट नंबर 2, मैंने बताया ना कि 3 तरह से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक क्रिमिनल को जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो ये जो है पॉइंट नंबर 1 है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि दोहरे दंड से संरक्षण। क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2, दोहरे दंड से संरक्षण। क्या? दोहरे दंड से संरक्षण मतलब कोई भी अपराधी है जिसने अपराध किया है उसे जो है एक ही सजा के लिए जो है बार बार जो है वह दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे आप लोग जो है पिक्चरों में सुनते हैं कि हम किसी एक व्यक्ति को जान से मारे या 10 व्यक्ति को जान से मारे, आप उस जान से मारने की सजा तो है मृत्यु दंड ही होगी। बार बार तो जो है मृत्यु दंड दिया नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति को एक ही बार तो दंड दिया जाएगा। ठीक वही है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको उस अपराध के लिए जो है एक ही बार सजा दिया जाएगा, बार बार सजा नहीं दिया जाएगा। अब वही बात करी कि तीसरा पॉइंट जो है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा पॉइंट जो है वह यह कह रहा है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण। क्या कह रहा है? आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका क्या मतलब है? तो देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है तो क्राइम करने वाले व्यक्ति यानी कि क्रिमिनल को जो है खुद के खिलाफ ही गवाही देने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब पॉइंट ये उठा है और फिर से जो है मैं एक बार जो है फिर फिल्मी दुनिया में जाना चाहूँगी। ठीक है, फिल्मों में जब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी क्योंकि आप लोग फिल्म तो देखते ही हैं तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिसे जो है पुलिस वाले जो है पकड़ करके जेल में ले जाते हैं। ठीक है, और उसी जो है 3rd डिग्री का प्रयोग करके उसकी जो गुनाह है वो कबूल करवा लेते हैं। अब फिर जो है कोई वह व्यक्ति जो है जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो क्या होता है कि वह जो गुनाह कबूल किया है उससे मुकर जाता है। फिर क्या कहता है कि जज साहब जो है, माय लॉर्ड जो है, ये पुलिस वाले जो हैं इन्होंने मेरे ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग किया था और मैं इसी डर से जो है इस जो है अपराध को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने जो है यह अपराध नहीं किया था। तो इस तरह से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और वो जो अपराधी है फिर से मूवी में जा रहे हैं, वो जो अपराधी है इसी का फ़ायदा उठा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है कि खुद के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है, तो ये कैसे हमें मजबूर करके हमें जो है गवाही जो है दिला देंगे या कहें कि हमें जो है हमारे अपराध को एक्सेप्ट करा देंगे, स्वीकार करा देंगे। इसलिए जो है
पुलिस वाले जो है जब थर्ड डिग्री का प्रयोग करके जो है किसी अपराधी से जो है कबूल करवा लेते हैं, और उसके बाद जो है जब जज साहब के सामने जो है वह अपराधी जा करके यह कह देता है कि मैंने यह अपराध नहीं किया, हमने पुलिस वाले के डर से जो है इस अपराध को स्वीकार कर लिया है, तो जो कोर्ट होता है, जो जज साहब होते हैं, उसे जो है यह मतलब नहीं मानते हैं कि उसने यह अपराध किया और फिर से जो है कहते हैं कि आप और सबूत लेकर के आइए और तब पेश करिए। ठीक, तो इस तरह से जो है जो ये हमारा आर्टिकल 20 है यह संरक्षण प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 20 के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 21। ठीक, यानी कि बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 21 की। किसकी बात करने जा रहे हैं? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 जो है वह क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है उसकी प्राण से जो है और उसकी देह से जो है स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है उसके प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही जो है उसको उसके शरीर को जो है बंधक बनाया जा सकता है। जैसे मतलब होता है अगर उसने अपराध किया है तो जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है किसी को भी जो है वह बंदी नहीं बना सकते हैं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है उल्लेख जो है इसी में किया गया। अब एक चीज़ और जानिए, इसी आर्टिकल के अंतर्गत ही जो है एक और जो है अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है विदेश जाने का अधिकार है। क्या है? हर व्यक्ति जो है भारत में जो रह रहा है हर सभी व्यक्ति को जो है विदेश जाने का अधिकार है। जाने का अधिकार है। क्या? अधिकार है। ठीक, तो विदेश जाने का अधिकार जो है इसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन चुका है कि विदेश जाने का अधिकार जो है किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 के आर्टिकल से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 21 के बाद जो है आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अनुच्छेद 21A का। किसका? अनुच्छेद 21A। और बात करें कि आखिर अनुच्छेद 21A जो है वह किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? राइट ऑफ एजुकेशन। क्या है अनुच्छेद 21A? शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है जो बच्चे हैं जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये जो शिक्षा का अधिकार है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। तब कैसे आया? बाद में जो है इसको जो है भारत में जो है भारत के संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके जो है संविधान संशोधन ला करके जो है इसको ऐड किया गया है। तो प्रश्न उठता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है जो कि 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इस जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसके द्वारा जो है क्या प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक, तो ये जो अनुच्छेद 21A है वह क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि इसको जो है किसके द्वारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, तो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसे ऐड किया गया है। तो ये रहा आर्टिकल 21 का ए।
ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 22 का। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना कि हमारा जो है राइट ऑफ फ्रीडम जो है वह कहाँ है, तो आर्टिकल 19 टू 22। तो अभी जो है हम लोगों ने 21A देखा, अब हम लोग देखेंगे 22 कि आखिर जो 22 है वह क्या कहता है। ठीक, अब बात करेंगे आर्टिकल 22 की। किसकी बात करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 की। किसकी बात करेंगे, बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। हिंदी में भी मैं लिख दे रही हूँ, मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ शायद, अनुच्छेद 22। ठीक, तो बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 22 की। तो अनुच्छेद 22 जो है वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किससे, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण क्या है, पहले आप लोग लिख लीजिए फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक, तो बात करें कि ये क्या है, तो आपको बताएं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको भी संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, तो कैसे संरक्षण प्रदान करता है, तो संरक्षण जो है 3 तरह से प्रदान करता है। सबसे पहले कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे जो है कारण जानने का अधिकार है कि आखिर किस कारण से जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। तो पहला क्या है, पहला है कारण जानने का अधिकार। क्या है, पहला कारण जो है उसे जानने का अधिकार है। क्या, कारण जानने का अधिकार। ठीक, तो पहला क्या है, उसी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे जो है कारण जानने का अधिकार है। अब बात करें कि दूसरा पॉइंट क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को जो है, जो व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है उस अरेस्ट किए व्यक्ति को भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो भी व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे क्या है कि अपनी मनपसंद वकील से जो है सलाह लेने का अधिकार है। वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है वह क्या है कि जिस भी वकील से चाहे जो है वह सलाह ले सकता है। ठीक, तो मनपसंद वकील से सलाह करने का अधिकार, सलाह लेने का अधिकार। ठीक, अब वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें कि आखिर तीसरा पॉइंट जो है वह क्या कहता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे क्या है कि 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करना होगा। क्या, कि 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा ताकि जो है उस गिरफ्तार व्यक्ति का जो है शोषण ना हो सके। कभी कभी जो है क्या होता है कि पुलिस वाले जो है बिना FIR दर्ज किए ही जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, और जब बिना FIR किए हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे तो उन्हें जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही कह रहा है कि जो भी व्यक्ति जो है गिरफ्तार किया गया है उसे क्या है कि 24 घंटे के भीतर, क्या 24 घंटे के भीतर जो है क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो है क्या है प्रस्तुत करना होगा। ठीक, क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करना होगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि इसमें जो आने और जाने का समय लगता है वो समय जो है काउंट नहीं किया जाएगा। क्या है कि इसमें जो है आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, तो ये जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जिसे जो है
24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करना है, तो प्रस्तुत किया तो कर तो रहे हैं, लेकिन क्या है कि आने और जाने में जो समय लगता है उस समय को जो है इस 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो जिले होते हैं, वो जिले मतलब कोई गांव है और जिले, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर भी होता है। तो ऐसे में क्या है कि मान लीजिए 50 किलोमीटर भी है, तो उसे जो है ले जाने और ले आने में जो है पता चल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ले जाया जा रहा है तो 2 घंटे का टाइम लग गया। तो अब क्या है कि ये कहा जा रहा है कि जाने में जो समय 2 घंटा लग रहा है उसे जो है इन 24 घंटे में जो है काउंट नहीं किया जाएगा, इस 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये रहा अनुच्छेद 22। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार था वो समाप्त हो रहा है। अब आगे जो है हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। तो फिर चलिए आज के लिए बस करते हैं, मिलेंगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो अब आज के लिए जो है बाय बाय, गुड बाय, सी यू।